इक्वेशंस को सॉल्व करना है भाई। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं हर टाइप कवर करूंगा आप लोगों के लिए, जितने भी पॉसिबल टाइप। मैंने आपको 2 पेपर दिए, दोनों पेपर में मैंने भी दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिए, ठीक है। एक पेपर में तो शायद मैंने डायरेक्टली दिया था और एक पेपर में मैंने आपको थोड़ा डिफरेंट दिया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दैट इज फ्रॉम मैट्रिक्स मेथड। सारे बच्चे मेरी बातों को ध्यान से सुनना भाई। प्रेजेंटेशन करने का तरीका भी यही होगा जैसे मैं लिख रहा हूं। अगर आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीका गलत है तो तुम्हारे नंबर कट सकते हैं, मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मैंने इसको ना स्टेप वाइज लिख दिया है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। आपको क्या क्या करना है, आपको इसी स्टेप के हिसाब से ध्यान रखना है। आपको लिखना नहीं है 1 2 3, आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से करना है। स्टेप 1 में सबसे पहले आप लिखोगे कि द इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b, वेयर a जो होंगे हमारे पास पहली मैट्रिक्स के कोफिशिएंट, पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट पहली रो में, सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट सेकंड रो में, थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट थर्ड रो में आप लिखोगे। x आपके पास जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो उसको कॉलम वाइज लिख दोगे, x y z, एंड b जो राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट है आप उनको b लिख दोगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि आप इक्वेशंस को लिखोगे ax इज इक्वल टू b की फॉर्म के अंदर। भाई अभी मैं अटेंडेंस लूंगा तो सारे के सारे बच्चे क्लास के एंड तक रहेंगे, जो नहीं होगा उसके घर पे कॉल जाएगा। अब काफी बच्चों को मुझे थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। तो ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में मैंने लिखा, पहला स्टेप हम सबको क्लियर हो गया। तो सेकंड स्टेप कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए। आप जो आपने a निकाला उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, ये -17 आ जाएगा। लिखोगे इट इज नॉट इक्वल टू 0 सो a इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये आपका स्टेप 2 हो गया। फिर स्टेप 3 के बाद में आप कोफैक्टर ऑफ a निकालोगे। कोफैक्टर ऑफ a मैंने पीछे निकालना सिखाया था, सारे 9 के 9 कोफैक्टर निकाल दोगे आप। जब कोफैक्टर निकालेंगे तो हमें ध्यान ये रखना है कि ये 4 एलिमेंट के साइन चेंज होते हैं। जो माइनर हमने निकाले थे ये 4 एलिमेंट के साइन चेंज होंगे, बाकी सारे एलिमेंट के साइन सेम रहेंगे, क्योंकि इन चारों में ही ऑड आता है। आप देखो जरा ध्यान से, है ना, बाकी सब में इवन आता है। तो कोफैक्टर ऑफ ए हमने निकाल लिया, ये थर्ड स्टेप था। फिर फोर्थ स्टेप में आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करा, आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए जो आपके पास कोफैक्टर आए थे उसका ट्रांसपोज, टी देखो मैंने लिखा है, तो आपने रो को कॉलम में लिख दिया हर एक के। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। फिर एडजॉइंट ऑफ ए के बाद में हम निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हम -17 को डिवाइड नहीं करेंगे हर एक टर्म के साथ, आप इसको एज इट इज लिखोगे। ये -1/17 अभी एक्स फैक्टर है, ये एंडिंग में जाके आपका मतलब डिवाइड होगा, इसको अभी आप बाहर ही रखोगे। ये स्टेप 5 हो गया। स्टेप 6 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर क्वेश्चन के अंदर कॉमन होता है ना। मेन जो जद्दोजहद होती है वो आपको ए इनवर्स निकालने तक करने के लिए होती है। कुछ कुछ क्वेश्चन में ए इनवर्स डायरेक्टली दिया जाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, बट यहां से आपको हर क्वेश्चन में करना है। तो स्टेप 6 एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तुम में से काफी महान बच्चे हैं जिन्होंने कुछ गलतियां करी थी, बहुत महान महान गलतियां करी थी, तो वो गलतियां भी मैं तुम्हें बताऊंगा। टेस्ट जब मैंने चेक करा तो उसके अंदर मैंने तुम्हारी काफी गलतियां भी देखी। तो क्या था भाई स्टेप 6, ax इज इक्वल टू b आपके पास था ही, जो मैंने स्टेप 1 में लिखा था। स्टेप 1 में याद करो मैंने ax इज इक्वल टू b लिखा था। तो अब आप क्या करोगे, आप प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड करोगे। प्री मल्टीप्लाई मतलब हर टर्म से पहले आप a इनवर्स लिखोगे। काफी बच्चों ने पोस्ट मल्टीप्लाई करा था, मतलब पोस्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो a इनवर्स इंटू ax इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अब a इनवर्स को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो i आएगा, i इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अब i को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, a इनवर्स की पूरी वैल्यू और b की वैल्यू मेरे पास जो थी 814, जो स्टेप 1 में जो आई थी। अब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पता ही है, -1 को -8 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, -5 को 1 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, -1 को 4 से। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया तो तीनों रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 3 आपके एलिमेंट आएंगे ये वाले। फिर सबसे एंडिंग में 17 से डिवाइड कर दो, -17 से डिवाइड कर दो, 1 2 3 बचेगा। फिर आप लिख दोगे, ये x क्या था, एक्स वाई जेड था, लिख दोगे कंपेयरिंग बोथ साइड, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले तो ये बताइए कि क्या ये इक्वेशन सॉल्व करना सबको आया है? क्या ये सबको क्लियर हुआ कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व कर रहे हैं? एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस?
क्या ये सबको क्लियर है इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं? प्लीज ये पहले कंफर्म कर दीजिए। हाँ चंदा, आपको कोई डाउट है? एक मिनट चंदा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, आप बताइएगा आपको क्या डाउट है। एक मिनट, कुछ और बच्चों ने भी पूछा है कुछ। सर एक बार वो प्री मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। हाँ, प्री मल्टीप्लाई बेटा क्यों करते हैं वो मैं भी बताऊंगा आपको, रीजन बताता हूँ, पर एक मिनट जरा चंदा से बात कर लेते हैं। हाँ चंदा बेटा बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हो आप? चंदा बेटा बताइए क्या बोलना चाह रहे हो आप? चंदा बेटे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, आप ना चैट में लिख दो, चैट टू एवरीवन में लिख दो क्या बोलना चाह रहे हो आप। आपकी आवाज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। चैट टू एवरीवन में लिख दो बेटा चंदा क्या बोलना चाह रहे हो आप प्लीज। प्लीज चैट टू एवरीवन में लिखिएगा सो दैट मैं देख सकूं क्या बोलना चाह रहे हो बेटा आप। प्री मल्टीप्लाई वाला बता दूं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, है ना। मल्टीप्लाई तो यार देखो पहले, प्री मल्टीप्लाई वाला बताऊं, ये वाला बताऊं या मल्टीप्लाई वाला बताऊं बेटा? चंदा बेटा प्री मल्टीप्लाई वाला बताऊं या ये वाला बताऊं? ऊपर वाला यानी प्री मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लाई ही क्यों करते हैं पहले तो ये जानना जरूरी है भाई, है ना। तो इसका मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ यहाँ पर, वाई प्री मल्टीप्लाई। ये हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या था स्टार्टिंग में, ए एक्स इज इक्वल टू बी था ना, ध्यान दो, ए एक्स इज इक्वल टू बी था। ए हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स थी, और एक्स मेरे पास 3/1 मैट्रिक्स थी, और बी मेरे पास 3/1 मैट्रिक्स थी, है ना। 3/1 मतलब ऐसे था ना एलिमेंट हमारे पास। अगर मैं इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूं मतलब मैं अगर ए इनवर्स को मैं बाद में मल्टीप्लाई करता हूं, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में, तो इसमें क्या आएगा? काफी बच्चों ने करा था ये, है ना। तो ये आएगा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी आया, राइट हैंड साइड में आएगा। बी का ऑर्डर क्या था? बी का ऑर्डर 3/1 था, और ए का ऑर्डर क्या था? 3/3 था। तो क्या बी इंटू ए कर सकते हैं? पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम है क्या? नहीं है, तो आप पोस्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते भाई। आई मेरी बात समझ में? पोस्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम नहीं है। मल्टीप्लीकेशन का बेसिक रूल यही था कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। तो इसीलिए प्री मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, पोस्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल इन पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। प्री मल्टीप्लीकेशन में पॉसिबल है। प्री मल्टीप्लीकेशन में कैसे? अगर मैं इसको ए इनवर्स इंटू बी रखता हूं, तो ए तो 3/3 मैट्रिक्स है, ए इनवर्स, और बी मेरे पास 3/1 था, तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम है या नहीं है? अभी क्लियर हो गया बेटा? सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले के जैसा है ना, इनवर्स वाला पहले तो वो कैंसिल हो जाएगा। नहीं, कैंसिल हो जाने का ये वैसा नहीं है बेटा मयंक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लीकेशन देखना है कि कहाँ कहाँ मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, जैसा कुछ बच्चों का नहीं हुआ था टेस्ट पेपर के अंदर। कुछ बच्चों ने पोस्ट मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल किया था, वो पॉसिबल नहीं था। प्री मल्टीप्लाई ही पॉसिबल है, रीजन मैंने आपको बता दिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। हाँ जी। तो और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को 8 से, फिर बीच में प्लस का साइन, -1 को 1 से, फिर बीच में प्लस का साइन, -1 को 4 से। ठीक वैसे सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड रो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। सर मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, एक मिनट। मुझे ऑफलाइन में समझा देना एक बार। तू बता बेटा, पहले तुझे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स आता है? ये सब छोड़, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये पता है तुझे? ये बता पहले, यस और नो। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आता है?
सर पूरा मैट्रिक्स एकदम अच्छे से आता है। हाँ, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आता है ना, चल ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो प्री मल्टीप्लाई ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तो तुझे आ गया ना। ये प्री मल्टीप्लाई वाला केस है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देता तो ये मेरे पास आ रहा है, ये तो तुझे समझ में आ गया, ठीक है। बट अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई इसी चीज को करता हूं तो पोस्ट मल्टीप्लाई में क्या होगा। हाँ, अब मैं वही बता रहा हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये वाली टर्म बाद में आएगी, तो जरा देख क्या होगा अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूं तो। मैं थोड़ा ध्यान दियो, यहां पर लिख रहा हूं। पहली वाली मैट्रिक्स थी मेरे पास, पोस्ट मल्टीप्लाई अगर मैं डालता हूं तो ये है 814, और दूसरी है मेरे पास इनटू में -1/17, यार ये -1 -5 -1, फिर -8 -6 9 -10 1 7। मल्टीप्लाई करियो, क्या मल्टीप्लाई कर पाएगा इसको, ये अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करियो, क्या ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। कर कर देख, कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है मेरे पास 3/1 है, इसका ऑर्डर मेरे पास 3/3 है। मल्टीप्लीकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये थी कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम होना चाहिए। तो कहां किसको मल्टीप्लाई करा है, ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। इसलिए पोस्ट मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है इनवर्स के अंदर। हाँ चलिए, तो ये केस 1 था जब हमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। दूसरा केस जब थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाए, जैसे एनसीईआरटी में 4.6 का क्वेश्चन नंबर 15वां है, मेरे टेस्ट के अंदर भी था ये। थोड़ा मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, मैं 10-15 मिनट लूंगा, सारे बच्चे जरूर देखना, और 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, बट ये बहुत फ्रूटफुल क्लास होने वाली है, अगले 10 मिनट बहुत फ्रूटफुल हो गए। केस 1 मैंने बता दिया, टाइप 2 है ये। टाइप 2 में वो बोलेगा ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए आपको आपके पास है, कहेगा पहले फाइंड करो ए इनवर्स, है ना, कहेगा फाइंड ए इनवर्स फुल स्टॉप, यूजिंग दिस, इसको यूज करके टू सॉल्व इस इक्वेशन को। भी पहले ए इनवर्स निकालना है, फिर ए इनवर्स का यूज करके तुम्हें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो अभी फिलहाल मैं भूल जाता, पहले तो वो ए इनवर्स निकालने की बात कर रहा है, तो पहले तो मैं ए इनवर्स निकालूंगा। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, प्रॉपर्टीज भी बता देना, हाँ बेटा वो भी होंगी, सब हो जाएगा, प्रॉपर्टीज 2 मिनट का खेल है। सबसे पहले ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, -1 आया तो लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा आपका। फिर अगला स्टेप कोफैक्टर था, 9 के 9 कोफैक्टर निकाल लिए मैंने। फिर एडजॉइंट ऑफ ए था, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते थे, जो कोफैक्टर आते थे उसका ट्रांसपोज करते थे हम, रो को कॉलम में लिख देते थे, तो कोफैक्टर आ गया। फिर ए इनवर्स कैसे निकालते थे, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 था, -1 के साथ ये पूरा रखा। यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई अंदर करने में कोई नुकसान नहीं है, तो मैंने -1 से अंदर सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इनवर्स आ गया, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि पहले तो ए इनवर्स निकालना है, निकाल दिया आपने, इस ए इनवर्स का यूज करके इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगले पेज पे जा रहा हूं, इस इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं पहले, है ना। क्वेश्चन में तुम्हें जो ए दे रखा था वो मैंने एज इट इज लिख दिया, ये इक्वेशंस है। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते समय स्टेप 1 क्या लिखते थे, लिखते थे द इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू बी। ए ऑलरेडी यूज हो रखा है, तो यहां पर लिखेंगे bx इज इक्वल टू सी, क्योंकि ए ऑलरेडी यूज हो रखा है तो bx इज इक्वल टू सी लिखा, वेयर b इनके कोफिशिएंट्स हैं, जो पहली इक्वेशंस के कोफिशिएंट आ गए हमारे पास b, x जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं x y z, जो हमने वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो x के हो गए हमारे पास, एंड c जो राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट है हमारे पास c आ गए, तो bx इज इक्वल टू सी की फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता था, इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता था b का डिटर्मिनेंट निकालना, फिर हमें कोफैक्टर निकालना b का, उसके बाद हमें b का इनवर्स निकालना। तो वो सब आपको नहीं करना, वो सब आपको नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। काफी बच्चों ने अलग से इसका इनवर्स भी निकाला है, नहीं करना, नंबर कट जाएंगे बेटा, 0 नंबर मिलेंगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि आपको ए इनवर्स का यूज करना है इनको सॉल्व करने के लिए। तो आप क्या करो, आप ध्यान दो,
ये जो बी आया है, इस वाले बी और जो क्वेश्चन में ए दे रखा था इसके बीच में कोई रिलेशन होगा। जैसे इसमें तो देखो ध्यान से, इसमें तो सेम है, इसमें तो बी और ए दोनों सेम है, तो बी इज इक्वल टू ए है। कभी कभार सेम नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे वो अगले क्वेश्चन में है। तो बी इज इक्वल टू ए है इस वाले क्वेश्चन में, तो टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा। ए इनवर्स तो मैंने पीछे निकाला था ना भाई, तो बी इनवर्स कितना हो जाएगा, ए इनवर्स, तो बी इनवर्स आ गया मेरे पास, मुझे अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। बी इनवर्स क्या था, जो पीछे निकाला था, ए इनवर्स वही आ गया। क्यों आया वही, क्योंकि बी और ए दोनों सेम थे, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो ये मेरे पास बी इनवर्स आ गया जी। देखो अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, काफी बच्चों ने बेवकूफी करी थी अलग से सॉल्व करके, वो नहीं करना तुम्हें। नाउ अब वापस लास्ट स्टेप पे आ जाओ, बी, क्योंकि हमें बी इनवर्स मिल गया, तो बी एक्स इज इक्वल टू सी था, फिर अगेन प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स बोथ साइड, तो x आ जाएगा बी इनवर्स सी, बी इनवर्स इनटू सी, सॉल्व कर दो तो एक्स वाई जेड अब आपको मिल गया। तो ये वाला क्वेश्चन था जब आपको ए और बी दोनों सेम दे रखा है। जब सेम नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे, लाइक दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब हमारा यही है, ये पूरा मैं आपको पीडीएफ में दूंगा बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस आपको दोबारा घर पे रिपीट करने हैं। ए आपके पास है, कह रहा है पहले फाइंड करो ए इनवर्स को एंड यूजिंग दिस टू सॉल्व, तुम्हें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सबसे पहले ए हमें दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, सॉल्व करके पहले मैंने ए इनवर्स निकाल लिया जैसे पीछे निकाला था, ठीक है। अब लिखेंगे ये जो इक्वेशंस थी कि इन इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं, बी एक्स इज इक्वल टू सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर बी क्या होगा, बी जो इसके कोफिशिएंट है 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1, बी लिख दिया। एक्स क्या होगा जो वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड, और सी क्या है जो राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट है 4। यहाँ पर एक कोफिशिएंट छूटा हुआ तो मैंने अभी छोड़ दिया है, पर ये होगा, ये मिस प्रिंट था तो इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको। नाउ अब ध्यान दो, बी और ए के बीच में क्या रिलेशन है, बी और ए के बीच में आप देखोगे अगर ए का ट्रांसपोज करेंगे तो बी आ रहा है, जरा ए का ट्रांसपोज करना, 1 -1 1 देखो आ रहा है ना, 2 1 -3 2 1 -3 1 1 1 आ रहा है ना, बी जो है ए का ट्रांसपोज के बराबर है, तो आप लिखोगे बट बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो अगर बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है तो टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ इनवर्स ले लो, बी इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स होगा भाई। अब ट्रांसपोज और इनवर्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो यानी कि बी इनवर्स क्या आ रहा है आपके पास, बी इनवर्स आ रहा है ए इनवर्स का ट्रांसपोज। यार ए इनवर्स तो तुमने निकाला हुआ है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में लिख देते हैं, तो बी इनवर्स आ गया मेरे पास। अब बी इनवर्स आ गया तो आगे आपको सॉल्व करना आता ही है, बी एक्स इज इक्वल टू सी था तो एक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स सी, बी इनवर्स की वैल्यू पुट कर दो, सी की वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारे पास एक्स वाई जेड आ जाएगा। बताइए क्या ये दोनों टाइप सबको क्लियर है, जब हमें डायरेक्टली ए और बी दिया जाएगा और जब हमें ए जो है बी का ट्रांसपोज दिया जाएगा। बताइए प्लीज चैट टू एवरीवन में, क्या ये सबको क्लियर है। आएंगे क्वेश्चन ऐसे टेस्ट के अंदर, मैं बता रहा हूं अभी, जो लॉग आउट करना स्टार्ट कर दिया बेटा वो बेवकूफी कर रहे हैं। अगले 10 मिनट बहुत क्रूशियल हैं तुम्हारे इस चैप्टर को समझने के लिए, नहीं तो बच्चों को चीजें समझ में नहीं आएंगी बेटा ये। हाँ त्यागी जी थोड़ा बेटा रेगुलर हो जाओ अब। फिर सेकंड वाले में बी का फिर से बता दो, सेकंड वाले में बी का मैं फिर से बताता हूं। हमने क्या करा है बेटा, जो बी है ना, बी जो है वो ए ट्रांसपोज के बराबर है, तो अगर मुझे बी इनवर्स चाहिए तो ये ए ट्रांसपोज का इनवर्स यानी कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स हमने निकाल लिया था उसका ट्रांसपोज कर दो, यू विल गेट बी इनवर्स, है ना। बी इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दिया, क्योंकि बी जो था ए ट्रांसपोज के बराबर था, तो x इज इक्वल टू बी इनवर्स सी, बी इनवर्स की वैल्यू पुट कर दो, सी है, सॉल्व कर दो। नाउ ये तो टाइप 2 हो गया आपके पास, राइट। टाइप 3 हो गया, टाइप 2 तो जब था जो आपको ये वाला क्वेश्चन था ना, दिस इज टाइप 2, है ना। टाइप 3 अब आपके पास ये वाला था, टाइप 3 में क्या था, जब a जो है b के ट्रांसपोज के बराबर था। टाइप 3 अब आपके पास क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल 33 है तुम्हारा, दिस इज टाइप 4। ये कहता है
थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, बच्चों ने लॉग आउट होना स्टार्ट कर दिया, बेवकूफी कर रहे हैं वो लोग। कह रहे हैं कि पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स का हमेशा यही होता है, पता है, ये वाला टॉपिक सबसे एंडिंग में होता है, बच्चे लॉग आउट कर देते हैं, फिर बच्चों को चीजें समझ में नहीं आती जब ये टेस्ट में हो जाते हैं। हमेशा यही होता है कि ये टॉपिक क्लास के एंडिंग में आते हैं फिर, और बच्चे लॉग आउट कर देते हैं, बेवकूफी कर देते हैं, बेवकूफ इंसान। दो मैट्रिक्स का कह रहा है पहले मल्टीप्लीकेशन निकालो, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन के बाद में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का यूज करके आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, यहां पर है यूज रिजल्ट ऑफ अबव प्रोडक्ट टू सॉल्व फॉलोइंग। आपको फॉलोइंग सॉल्व करना है ऊपर के रिजल्ट का यूज करके। तो भाई देखो, मैं रिजल्ट कैसे, पहले मैं प्रोडक्ट निकालूंगा, मैं थोड़ी चालाकी करूंगा। चालाकी कैसे करूंगा, मैं सिर्फ एक कॉलम को एक रो से मल्टीप्लाई करूंगा हमेशा। एक फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू, देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -2 -2, -1 इंटू 9 -9, 2 इंटू 6 +12। सॉल्व करेंगे, 1 आ गया। एक एलिमेंट निकालूंगा, 1 आ गया ना, तो डायगोनल में सारे एलिमेंट 1 आएंगे। जो पहला एलिमेंट आया वही डायगोनल में सारे आएंगे। अगर यहाँ पे 2 आता तो डायगोनल के सारे एलिमेंट 2, बाकी सारे एलिमेंट 0 आएंगे। कर देख लेना, डायगोनल वाले एलिमेंट सेम होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 आएंगे। कर देख लेना, चाहे तो पूरा प्रोडक्ट निकालना, बेवकूफी करना, पर तुम ऐसी बेवकूफी अब नहीं करोगे। सिर्फ एक एलिमेंट मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे, जो आ गया वो सारे डायगोनल में डालोगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे। चलिए जी, अब एक चीज बताइए, इस मैट्रिक्स को अगर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब क्या है, इस वाली मैट्रिक्स का ये इनवर्स होगा और इस वाली मैट्रिक्स का ये इनवर्स होगा। ये तो अब हमें क्लियर हो गया क्योंकि आइडेंटिटी आ गया यहां पर। अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कि इन इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं। इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b, वेयर a मेरे पास क्या है, a मेरे पास इनके जो कोफिशिएंट्स है वो मैंने लिख दिए, x मेरे पास क्या है जो मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूं x y z, एंड b मेरे पास क्या है जो राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट है वो मेरे पास b है। अब ध्यान दो, a जो है ये वाली जो मैट्रिक्स है, इन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स होगी। ये वाली मैट्रिक्स इन दोनों में से कोई एक होगी। जरा ध्यान से देखो कौन सी है, ये वाली मैट्रिक्स ये है, देखो हमेशा होगी। अगर ये आपका a था तो दिस मस्ट बी a इनवर्स, सो दैट ये I आएगा। तो लिखो, वी नो दैट a इंटू a इनवर्स आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अगर ये a है तो दिस मस्ट बी a इनवर्स। तो सीधे आपने a इनवर्स निकाल दिया, अलग से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। a इनवर्स तुम्हारे सामने आ गया। अब a इनवर्स आ गया तो आपको पता ही है फिर लास्ट स्टेप में जाना है। ax इज इक्वल टू b था तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, x की वैल्यू, a इनवर्स की वैल्यू, b की वैल्यू, सॉल्व कर दो, यू विल गेट x y एंड z। आई होप ये वाला भी सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आसान सा मेथड था ये वाला भी, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आसान सा था भाई। हाँ जी, इसके बाद में जो टाइप 5 है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज तक एग्जाम में नहीं आया बट आ सकता है। बोर्ड में नहीं आया, प्री बोर्ड वगैरह में तो भरे रहते हैं बेटा वो, पर बोर्ड में नहीं आया, तो बोर्ड में अब आ सकता है। अब वो क्वेश्चन क्या है, ये सारी पीडीएफ आपके पास आएगी, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, नोट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे क्या है, जरा ध्यान से देखते हैं। क्या रहा है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट दिस इनटू दिस एंड यूज द प्रोडक्ट टू सॉल्व दिस। पहले आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो भाई ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, मैंने आपको कहा था सिर्फ एक एलिमेंट, एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करो। -4 +4 0, फिर +8, तो 8 आया। मैंने कहा कि अगर एक एलिमेंट 8 आया तो पूरा कॉलम ही 8 आएगा आपका भाई, पूरा कॉलम 8 8, बाकी सारे 0 0। ठीक है, अब एक बार लिखने के लिए जगह छोड़ देना, मैं इतना लिखूंगा, बाद में आएगी ये वाली चीज, बस आप इसके लिए जगह छोड़ देना, ये वाली चीज बाद में लिखी जाती है, जगह छोड़ देना, लिखना। अब इन इक्वेशंस को देखो, लिखो द इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b, वेयर a आपके पास ये जो इक्वेशंस के कोफिशिएंट है 1 -1 1, फिर 1 -2 फिर 2 1 3। x क्या होंगे जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं x y z, और b क्या होगा जो राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट है 4 9 एंड 1। अब ये ध्यान देना, ये वाला जो a है ना, इन दोनों में से कोई एक होगा, ये वाला है देखो,
है ना, ये वाले सारे कोफिशिएंट, ये वाले। अगर ये a है तो थोड़ा ध्यान देना भाई, पहले तो ये जो 8 है यहां से 8 कॉमन लेना है आपको, और ये वाला जो 8 है इन दोनों में से किसी एक के पास जाएगा, तो a के पास नहीं जाएगा, a के अलावा जो दूसरा पार्ट है उसके साथ जाएगा। मल्टीप्लाई में यहाँ पे 8 था तो इधर आके 8 डिवाइड में, तो ये आपका, अगर ये a था तो दिस मस्ट बी a इनवर्स। लिखोगे वी नो दैट a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, तो a इनवर्स इज ये पूरा आपको a इनवर्स मिल गया। a इनवर्स मिल गया, इसके आगे तो तुम्हें सॉल्व करना आता ही है, इसके आगे तो तुम परफेक्ट हो। कैसे भाई, ax इज इक्वल टू बी था तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स की वैल्यू हमें पता ही थी जो मैंने अभी निकाली, अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे मिल गई तुम्हें, इनटू b सॉल्व कर लो, यू विल गेट आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर बस खासियत यही थी कि हमें जो 8 आ रहा है वो हमें दोनों में से किस मैट्रिक्स के नीचे लेकर जाना है, उस मैट्रिक्स के नीचे लेकर जाना है जो a नहीं है। a ये था तो ये a नहीं था, ये a इनवर्स बनेगा भाई, तो इसके नीचे लेकर गए, फिर a इनवर्स हमें मिल जाएगा, उसके आगे हमें सॉल्व करना आता ही है। एक क्वेश्चन भाई मिसलेनियस में आपके पास ऐसा भी है, दिस इज टाइप 6, जिसमें आपके, ये तो हमने 10th क्लास में भी करा हुआ है, इसको कोई टाइप देने की वैसे जरूरत नहीं थी। 2/x + 3/y + 4/z = -3, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन भी ऐसी है। करना कुछ नहीं है, 1/x को a मान लो, 1/y को b मान लो, 1/z को c मान लो, तीनों इक्वेशंस अब आपकी रिड्यूस हो जाएगी, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a b c की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज a की वैल्यू 2 आई, 1/x 2 है तो x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक वैसे b भी, y भी निकाल लेना, z भी निकाल लेना। तो ये एनसीईआरटी के मिसलेनियस में एक क्वेश्चन है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में तुम लोगों ने बोला कि सर प्रॉपर्टीज भी बता देना जो एग्जाम में आती है, तो जरा एक बार प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं भाई। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी एग्जाम में आती है? 6 प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से एक प्रॉपर्टी मैंने टेस्ट में दी थी इस वाली बात। ये वाली प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट तुम्हारा जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, पहली प्रॉपर्टी। मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं, आप क्वेश्चन भी नीचे देख लेना, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा। फिर k इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट निकालते हो तो इट इज इक्वल टू k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, वेयर n जो है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तीसरा, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना है तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, वेयर n इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब जैसे 3/3 मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पर 9 नहीं लोगे आप। ये वाला दिया था मैंने टेस्ट के अंदर कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n। a इंटू बी का डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, और a इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग प्लीज इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, सबको करना बहुत जरूरी है। ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कौन कौन से क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में करने हैं जरा वो मार्क कर लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं पे फिनिश करेंगे। एनसीईआरटी जरा एक बार सारे बच्चे खोल लेंगे भाई, मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से करने, सारे करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, यहीं पे मैं मार्क कर देता हूँ। 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, मिसलेनियस एंड एग्जाम्पल, ये सारे हैं, है ना। तो 4.1 में कौन कौन सा करना है भाई? 4.1 में आप कर लो, जस्ट अ मिनट, एक तो एग्जाम्पल 4 कर लेना। एग्जाम्पल 4 हो गया आपका, एग्जाम्पल 5 हो गया आपका, 4.1 में क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हो गया। ठीक है, 4.2 नहीं करनी, 4.2 छोड़ देना, 4.3 खोल लेते हैं जरा। 4.3 की वजह से थोड़ी सी डिफिकल्टी वाली एक्सरसाइज। एग्जाम्पल 17 हो गया आपका, एग्जाम्पल 18 हो गया आपका। 4.3 में आप कर लो भाई क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। 4.4 में आ जाइए। इसमें आप, अभी मैं अटेंडेंस लूंगा भाई, एग्जाम्पल 22, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 ले लो, बस बहुत है। 4.4 में ना, 4.5 में आ जाइए अब जरा।
इसमें आप आ जाइए, एग्जाम्पल 26 और 4.5 में आप आ जाइए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12। देखो मैंने 1 से लेकर 11 तक सारे छोड़ दिए हैं ना। 12 के बाद में 13, 13 के बाद में 14, 14 के बाद में 16, ये 4 क्वेश्चन करने हैं बस। 17, 18, ये 1 मार्क्स के हैं। 17, 18 तो इनको भी देख लीजिएगा। अरे यार 4.5, अच्छा 4.6 भी तो है, फिर 4.6 में बस 2 क्वेश्चन कर लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 4.6 में एक तो आप 14वां कर लीजिए और एक 15वां कर लीजिए, 16वां भी कर लेना। ये 3 क्वेश्चन करने 4.6 के अंदर, 14, 15, 16। ठीक है, मिसलेनियस में कौन कौन से करने हैं वो भी बताता हूँ। अच्छा एग्जाम्पल 33वां मैंने करवा दिया है, देख लीजिएगा इसको। मिसलेनियस में ज्यादा कुछ नहीं करना, मिसलेनियस में आप कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7वां। बेटा बस इतना करके तुम्हारा ना खत्म हो जाएगी पूरी चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 16वां, क्वेश्चन नंबर 18वां, क्वेश्चन नंबर 19वां, दैट्स इट। बस ये करना है भाई। देख लो मुश्किल से ना 20 क्वेश्चन नहीं दिए हैं मैंने इस चैप्टर के अंदर, तो ये है तुम्हारे पास। और वो सारे क्वेश्चंस करिएगा जो मैंने तुम्हें अभी करवाए हैं इस पीडीएफ के अंदर। 1 मिनट जरा अटेंडेंस ले लेता हूँ। पीडीएफ वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं दोबारा से, जितने भी मैंने करवाए। अगर मैंने एबीसीडी भी लिखा है तो एबीसीडी भी दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना भाई, पीडीएफ वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों आई होप सबको समझ में आया होगा ये वाला चैप्टर। मेरी तरफ से ये चैप्टर फिनिश है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं तुम्हारा स्टार्ट करूंगा इंटीग्रेशन। सारे के सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले याद करके आए। मैं इंटीग्रेशन की पीडीएफ आज ही शेयर कर दूंगा। थोड़ा लंबा चैप्टर चलेगा है ना, मुझे लगता है कि मुझे 1.5 हफ्ता तो चलाना ही पड़ेगा। 10 मतलब 5 क्लासेस तो मुझे इंटीग्रेशन में चाहिए ही चाहिए, तो 1.5 हफ्ता लगेगा हमें। पहले मैंने तो पूरा 1.5 महीने मैंने करवाया था, 1.5 महीने में पूरा इंटीग्रेशन खत्म करा था। इस वाली बार 1.5 हफ्ता तो मैं लूंगा ही लूंगा। तो इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा चैप्टर चलेगा। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि फॉर्मूले बस याद तुम कर लेना, फॉर्मूला याद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, चैप्टर को समझाना मेरी जिम्मेदारी है। तो नेक्स्ट क्लास से हम बुक 2 स्टार्ट कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेशन जो सारे बच्चों की समस्या है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।